कि आप ये सब बातचीत उस पत्रकार से जानने जा रहे हैं जिसने आखिरी बार दाऊद को सामने से देखा था बतौर भारतीय। तो जो अभी फिल्म आपने देखी धुरंधर में, उसमें और अब में क्या अंतर है और फिल्म कितनी फसाना है कितनी हकीकत है? और दाऊद इब्राहिम को भी इन्हीं आंखों से देखा था। वो बिल्कुल वैसे लग रहा था जैसे आप आज भी तस्वीरों में देखते हैं। पर जो फिल्म में दिखाया है और आप जैसा जर्नलिस्ट जिसने सामने से देखा है, जिसने इंटरव्यूज़ किए हैं, जो पूरा समझता है कैसे चलता है दुनिया, ये दाऊद की दुनिया कैसे चलती है, उसने जब फिल्म देखी वो क्या आपके मन में क्या चल रहा था उस फिल्म को देखकर? ये जानना चाहता हूँ। दूसरा वो क्या अभी है, दिखता है, कैसा दिखता है, वैसे दिखता है जो दिखाया है एकदम मरणासन में पड़ा वैसा है? क्या है हकीकत, क्या है? शुरू से जब से आप उस एक तस्वीर को देख रहे हो तब से लेकर अब तक। मैम, हमने एक बात सुनी है कि दाऊद ने जिस वक्त हज किया है उसके बाद में वो प्रैक्टिसेस जो हैं वो इस्लामिक प्रैक्टिसेस ज़्यादा, उसका मजहब की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया, अटायर्स भी चेंज हो गए, दाढ़ी भी बढ़ा ली, हाजी साहब बोलते हैं उसको उसके आसपास के लोग, ऐसा मतलब मेरे को सुनने को मिला। आप जब देख रही थी आपको क्या महसूस, कितनी बार आप हंसी, कितनी बार आपको लगा ये सही है यार, ये तो सही दिखा दिया, कितनी बार आपको लगा कि ये क्या दिखा रहा है फर्जी? क्या एक्सपीरियंस था आपका? दाऊद इब्राहिम का कराची का ठिकाना कैसा है? तो कभी जो मुंबई का डॉन था वो कराची का किंग भी कहला जाता था। तो दुनिया को पहली बार पाकिस्तान की नज़र से दाऊद इब्राहिम क्या है वो पता चला था। पर इस फिल्म को देखकर लगा। इस पॉडकास्ट की शुरुआत धुरंधर मूवी में दिखाए गए दाऊद के किरदार से होगी और जानने की कोशिश करेंगे कि फिलवक्त दाऊद कहाँ है और क्या कर रहा है। लेकिन कहानी का जो सिरा है वो यहाँ पे शुरू होगा, ख़त्म होगा जो दुनिया में इस समय वॉर की स्थिति बनी हुई है। उसमें दुनिया के तमाम देशों के स्टेक क्या है, भारत का क्या स्टेक है और आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स होने वाली है और इंटेलिजेंस की जो दुनिया है वो कैसे काम कर रही है, इसमें जो तमाम एजेंसियां हैं वो किस तरीके से एक्टिव हैं और कौन इस दुनिया को चला रहा है, किस तरफ ये दुनिया जाने वाली है, ये सब कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ मेहमान और हमारी बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट शीला रावल मैम है जो पिछले 35 साल से पत्रकारिता कर रही हैं। इनका परिचय मैं आपको शुरू में ही दे देता हूं कि आप ये सब बातचीत उस पत्रकार से जानने जा रहे हैं जिसने आखिरी बार दाऊद को सामने से देखा था बतौर भारतीय। आप ये सारी बातचीत उन पत्रकार से जानने जा रहे हैं जो पिछले 24-25 सालों से ये जो खुफिया एजेंसियों की दुनिया है उस पर रिपोर्ट करती हैं, उसके तौर तरीकों पर काम करती हैं और लंबा अनुभव है। तो ज़्यादा मैं इंट्रो दूं उससे ज़्यादा आप इनकी बात सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम तीनों साथी, मेरा नाम अभिनव है, विनय सुल्तान जो आप देखते होंगे नियमित तौर पे, और सौरभ त्रिपाठी हमारे साथी। हम तीनों बारी बारी से सवाल पूछेंगे, फिर तफसील से बैठ करके बातचीत शुरू करेंगे। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। मैंने आपका परिचय कुछ गड़बड़ तो नहीं दिया? ना 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 ना, आपने बोला 35 साल से, तो हाँ मैं सोच रही थी, तो मैं कह रही हूँ कि जुर्रिया मैंने कमाई है। इस सारी जो आप देख रहे हैं वो मैंने कमाई है। पहली बातचीत की शुरुआत मैं जब ये बात कहता हूँ कि आखिरी पत्रकार हैं भारत की जिसने दाऊद को सामने से देखा था, वो थोड़ा सा बताएंगे। और जो अभी फिल्म आपने देखी धुरंधर में, उसमें और अब में क्या अंतर है और फिल्म कितनी फसाना है कितनी हकीकत है? बहुत सारे सवाल इकट्ठे पूछ लिए। तो 2005 में दाऊद की बेटी माहरूक, उसका वलीमा था दुबई की हयात होटल में, और मेरा प्रिविलेज था, मैं अंदर जा पाई, मुझे आने दिया। और तब मैंने दूल्हा दुल्हन, उनका पूरा परिवार और दाऊद इब्राहिम को भी इन्हीं आँखों से देखा था। दुआ सलाम हुए, इंटरव्यू करने की बहुत इच्छा थी लेकिन मर्ज़ी होनी चाहिए थी उनकी, जो उस रात को हो न सका। लेकिन जो शख्स को मैंने देखा वो बिल्कुल वैसे लग रहा था जैसे आप आज भी तस्वीरों में देखते हैं। वो शाहजहाँ वाली जो फ़ोटो है, बिल्कुल शारजाह वाली फ़ोटो, और जो मेरी वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट ने दुबई से लाए थे, बिल्कुल वैसे, सिर्फ ऊपर से थोड़े बाल कम हो गए थे। उम्र लग रही थी, आज से मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ। 2005 जुलाई का महीना, 22 जुलाई 2005। जावेद मियादाद के बेटे से दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी। की मारूक से
शादी नहीं, वलीमा था, रिसेप्शन था। अच्छा, वलीमा था। मैं इस पूरी मुलाकात को और जब इत्मीनान से बैठेंगे तो और इसको जानूंगा कैसे आप पहुंची, क्या बातचीत हुई। बट जो फिल्म से जुड़े सवाल हैं और जो दाऊद एक्चुअल में जो उसका किरदार है, हमारे साथी सुनता है उस समय भी वैसे ही मुझे उसको मुच्छड़ बोला जाता है दाऊद का। कोई भी फर्क नहीं, बिल्कुल। पहले 1 सेकंड तो 10 सेकंड जब मैं ऐसे रैंप से नीचे उतर के जा रही थी ना, तो मेरी नज़र सामने गई, तो मुझे लगा इस इंसान को कहीं देखा है। जिसको मैं ढूंढ रही थी, मैं बिल्कुल, आप ढूंढोगे ना, जिसको मैं ढूंढ रही थी हो सकता है उसका चाचा मामा दादा था, वो कुछ हो। तो ऐसे मेरी नज़र गई, फिर मेरे दिमाग में घंटी हुई, कह रही वो तो वही शख्स है। एब्सोल्युटली दैट। मैम ये तो बात हो गई पुरानी। अब सबने फिल्म देख ली है और फिल्म देखने के बाद सबके मन में फिलहाल ये सवाल आ रहा है कि अभी वो कैसा है, अभी वो अगर है नहीं है, कैसा दिखता है। जैसा फिल्म में दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है फिल्म को लोग कह सकते हैं डिस्क्लेमर है, वो तो फसाना है। पर जो फिल्म में दिखाया है, और आप जैसा जर्नलिस्ट जिसने सामने से देखा है, जिसने इंटरव्यूज़ किए हैं, जो पूरा समझता है कैसे चलता है दुनिया, ये दाऊद की दुनिया कैसे चलती है, उसने जब फिल्म देखी वो क्या आपके मन में क्या चल रहा था उस फिल्म को देख कर? ये जानना चाहता हूँ। दूसरा वो क्या अभी है, दिखता है, कैसा दिखता है, वैसे दिखता है जो दिखाया है एकदम मरणासन में पड़ा वैसा है, क्या है हकीकत, क्या है? मेरे सूत्र, मतलब मेरी जो जानकारी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो मरणासन में है। शुरू से जब से आप उस एक तस्वीर को देख रहे हो तब से लेकर अब तक वो इंसान बड़ा फिल्मी है। अगर 2005 में भी उसने अपना हुलिया नहीं बदला है, जो है वो है, तो मेरा मानने का पूरा ये कारण है कि 2026 में जब वो ज़िंदा है तो वो वही शख्स हो सकता है जो पहले से रहा है। इतना ज़रूर है कि अब वो जिनसे भाग रहे, हमारे अलावा भारत की एजेंसी तो उनको ढूंढ ही रही है, पर आपने जो फेमस डायलॉग आप डॉन का है कि 11 मुल्कों की पुलिस, तो उनको बहुत ढूंढ रहे लोग, वेस्टर्न एजेंसियां ढूंढ रही हैं। तो अब शायद वो उतना बाहर आना, उतना दिखना, सुनाई देना, वो मैं सुनती नहीं हूँ कि वो है। पर मतलब पिछले 3 महीने पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे किसी ने बोला कि ही इज़ फाइन। 17 साल का है, 70 ईयर हो, 70 साल। हाँ 70, तो उम्र दराज तो है। 70 ईयर में इंसान जैसा हो सकता है छोटी मोटी बीमारी हो भी, पर वो मरणासन पे है और बिस्तर पे लेटे हैं, ऐसी मेरी कल्पना या मेरी जानकारी नहीं है। मैम, हमने एक बात सुनी है कि दाऊद ने जिस वक्त हज किया है उसके बाद में वो प्रैक्टिसेस जो हैं वो इस्लामिक प्रैक्टिसेस ज़्यादा, उसका मजहब की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया, अटायर्स भी चेंज हो गए, दाढ़ी भी बढ़ा ली, हाजी साहब बोलते हैं उसको उसके आसपास के लोग, ऐसा मतलब मेरे को सुनने को मिला। हाँ, उसमें 2-3 बातें हैं। दाऊद के जो पिताजी थे इकबाल कासकर, वो बरेलवी थे, मतलब सूफ़ी औलिया में मानने वाले। और अभी मैंने किताब पढ़ी पूर्व पुलिस कमिश्नर की, तो उन्होंने लिखा है कि इकबाल कासकर 2 बच्चे होने के बाद में किसी मुंबई के मशहूर पीर के पास गए थे भविष्य दिखाने के लिए। तो दाऊद का जो बड़ा भाई उस समय शबीर, उनके लिए पीर साहब ने कहा था कि इसकी आयु कम है, और दाऊद के लिए उन्होंने लिखा है कि ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और फिर उसी में इकबाल का जब इब्राहिम कासकर आप दुबई जाते हैं, जब बेल जम करके दाऊद ने दुबई में वाइट हाउस किया, और जो हमने आपने शारजा में तस्वीरें देखी, बॉलीवुड की पार्टियां होती थी, तो एक बिल्कुल किसी रईस की तरह रह रहे बेटे के साथ रहने तो वो गए थे, लेकिन जब उनको लगा कि मेरी जीवन का अंत आ रहा है, वो बीमार हो गए, तो उन्होंने कहा बेटे को कि मुझे मुंबई जाना है। तो वो वापस मुंबई चले गए और मुंबई में उनका इंतकाल हुआ, और बड़ा कब्रिस्तान जहाँ उसके बेटे की कब्र है उसके बगल में उसकी कब्र है। तो मरने के लिए मुंबई आए थे उनके पिताजी। देखा एक पुलिस आदमी था। और मैं हमेशा एक चीज़ मैंने ये किताब में पढ़ी, शिवानंदन जो महाराष्ट्र के फॉर्मर डीजी थे, उन्होंने भी एक किताब लिखी, उन्होंने भी कुछ जिक्र किया है। और मेरा मुंबई में रिपोर्टिंग करने का बहुत 2 दशक का अनुभव है।
तो मैं आपको बताती हूँ कि जिन जिन से आप पूछोगे और जो जो जीवनी डी कंपनी और डी कंपनी के गुर्गों के बारे में और दाऊद इब्राहिम के बारे में मैंने जाना है, तो एक चीज़ मुझे लगा कि वो एक ऐसी लाइन पे चल के वो इंसान बड़ा हुआ है कि एक तरफ उसके पुलिस है क्योंकि उसके पिताजी वर्दी पहनते थे और कभी इंटेलिजेंस में भी थे, तो उनका काम भी वही था, और दूसरी तरफ वो ऐसे एरिया में पला, डोंगरी जैसे एरिया में पला है जहाँ पर बड़े बड़े उस समय के जो दादा बने हुए थे, गैंगस्टर बने थे, डॉन बने हुए थे, उनका दबदबा था, करीम लाला था, हाजी मस्तान था, उनके बीच में रहना और करना। तो वो जो पैरेलल रही है, और इन किताबों में मैं तो तब पैदा नहीं हुई थी, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लिखी है, तो मेरा मानने का दिल करता है कि हमेशा से ऐसा रहा है कि एक पुलिस वाली पटरी और ये ज़िंदगी पैरेलल चलती रही है। बहुत जगह अपने दुश्मनों को गैंग वॉर में निपटाने के लिए वो इन्फॉर्मर का काम भी किया है। तो आपने हाथ गंदे नहीं किए, आपने बता दिया किसी और ने किए, तो पुलिस से पकड़वाना है, पुलिस को बता देना है, वो सारी चीज़ें उसके जीवन में पैरेलल चलती रही है। और मुझे लगता है कि बाहर जाके भी इंसान प्राण, हम कहते हैं संस्कृत में ना, प्राण प्रकृति साथ में जाती है, तो जो आपकी पैटर्न है ना लाइफ की जीने की, वो सेम रहती है। आप कभी ये कभी वो, आप अभी आप पूछो तो उसके जो बच्चे हैं सारे लोगों के, उनके जितने छोटा शकील के बच्चे, दाऊद के बच्चे, बाकी के बच्चे, मैंने अभी तक नहीं सुना कि कोई अंडरवर्ल्ड में और बाप की गद्दी संभालेगा। सबके अपने वाइट के बिजनेस है, लीगल बिजनेस में। मेरा जो सवाल था वो छूट गया, उसका जवाब मैं बहुत अच्छे से आपसे सुनना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों ने फिल्म देखी तो हमारी अपनी पढ़ाई है, अपनी समझ है, अपने अनुभव हैं, तो हम लोग कहीं हंस रहे थे, कहीं लग रहा था क्या मजाक है, कहीं लग रहा था कि नहीं सही सही है, कुछ तो सही दिखा भी रहे हैं। आपका इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, आप तमाम देशों में घूमी हैं, तमाम आपने रॉ से लेकर ISI सबको समझा है। आप जब देख रही थी तो आपको क्या महसूस, कितनी बार आप हंसी, कितनी बार आपको लगा ये सही है यार, ये तो सही दिखा दिया, कितनी बार आपको लगा कि ये क्या दिखा रहे हैं फर्जी, क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैं अभिनव से सहमत हूँ। फिल्म को फिल्म की तरह देखना चाहिए। एक क्राफ्ट है, एक कंटेंट है, मैसेज भी है, आपने मैसेज के लिए बनाई है। तीसरा, परसेप्शन क्रिएट करने के लिए बनाई है। सब अपने पैमाने पे वो सारी चीज़ें बहुत सही है। सिर्फ मैं अपनी नज़र से जब ये फिल्म देखी तो मुझे इतना पता चला कि स्पाई मूवीज़ आगे बनी हुई है। अभी ये मूवी में क्या फ़र्क है भाई, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सिस्टम के आशीर्वाद नज़र आते हैं। कुछ चीज़ें अगर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बनाता और दिखाता तो शायद सिस्टम को प्रॉब्लम होती उस सच से, उस नैरेटिव से। पर इस फिल्म को देखकर लगा कि जब आपको सपोर्ट है सिस्टम का तो आप कितनी हद तक जा सकते हैं और परसेप्शन क्रिएट करने में कितने सफल हो सकते हैं। वो मेरा पहला टेक था फिल्म देखने के बाद। दूसरा, फिल्म में अब अगर आपने अभी बातचीत में मुझे पूछा कि भाई उसमें तो दाऊद इब्राहिम का ISI को चलाता था, ऐसा आपने कुछ पूछा मुझे, और बोला कि इस फिल्म में तो सबसे बड़ा विलन जो दिखाया है बड़े साहब, हाँ जो भी, नाम तो नहीं लिया, लेकिन जब पहला शॉट आया था उसमें फ़ोटो थी ऊपर, तो इम्प्लाई करना चाह रहे थे। आपने नाम नहीं दिया, कहीं कहीं नाम आया भी है, मुझे याद पड़ता है कि नाम आया भी है, और आपने इम्प्लाई करने के लिए फ़ोटो लगाई थी, तो वो बहुत क्लियर था। तो जब मैं इंडिया टुडे में थी और न्यूज़ लाइन पाकिस्तान का एक बहुत चर्चित मैगज़ीन रहा है, उसने पहली बार क्लिफ्टन का जो वाइट हाउस आपने एड्रेस देखा इस मूवी में, उसके अंदर के शॉट दिए थे, बाहर के शॉट थे, अंदर के शॉट थे, घर में स्विमिंग पूल है और क्या क्या है, बहुत डिटेल में उस आर्टिकल ने सबसे पहली बार ये लिखा था कि दाऊद इब्राहिम का कराची का ठिकाना कैसा है। उस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि कैसे पाकिस्तान का आर्मी, डिफेंस और इंटेलिजेंस एजेंसियां है वो उनको सपोर्ट कर रही थी।
तीसरा उसी आर्टिकल में लिखा था कि लोकल गैंग से क्या पंगा इनका चलता रहा है और किनसे दुश्मनी हुई और किनसे ना हुई। उसी आर्टिकल में एक और चीज़ थी कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट उठाने में डी गैंग का मतलब ज़्यादातर अनीस इब्राहिम के ज़रिए, सब भाई एक ही है, सब मैं आप जिस अम्ब्रेला में काम करते हो, तो कभी जो मुंबई का डॉन था वो कराची का किंग भी कहला जाता था। मैं दावा नहीं कर रही, उस न्यूज़ लाइन के आर्टिकल में ये चीज़ लिखी थी। तो दुनिया को पहली बार पाकिस्तान की नज़र से दाऊद इब्राहिम क्या है वो पता चला था कि आपने दिखाया। और अब कट्टू आपने मुझे पूछा, तो जब मैंने किताब लिखी 2015 में, तो कहीं दिसंबर में रिलीज़ हुई थी, उसके 2 महीने पहले मुझे किसी का फ़ोन आया और नंबर फ़ॉरेन का था और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं तौफिक जलियावाला का बेटा हूँ आसिफ, और मुझे मेरे पीछे मुस्तकीन पड़ा है, दाऊद का छोटा भाई, और मुझे जीने नहीं देगा, पर मैं सारी बातें बताना चाहता हूँ। और आप जो क्लिफ्टन का घर दिखा रही हैं या जो आप मान रही है आपके एड्रेस में आ रहा है दाऊद इब्राहिम का ठिकाना, वो हमारा घर था। मेरे पिताजी ने, तौफिक जलियावाला ने, स्मगलर थे ड्रग के, जब कराची में दुबई से निकल के उनको पनाह दी गई पूरे परिवार को, उनको उस घर में हमने टिकाया था। तो क्लिफ्टन का घर हमारा था, ऐसा आसिफ का दावा था कि उसने कहा कि हमने घर दिया था। और फिर जो बार बार एक ही चीज़ आती है, बम धमाका करवाया नहीं करवाया, क्या हुआ नहीं हुआ। आज मैं पीछे मुड़ के जब पूरा नराटिव देखती हूँ, दाऊद इब्राहिम की जर्नी देखूँ, डी कंपनी की देखूँ, और मैंने इंटेलिजेंस और पुलिस के साथ रह के, आप पत्रकार हो तो बहुत सारी स्टोरी आप करते ही रहते हो, अगर आपका ये बीट बना है तो सारा मैं चीज़ देखती हूँ, तो मुझे एक चीज़ बिल्कुल नज़र आई कि किसी में आप पोटेंशियल देखते हो कि इसमें पोटेंशियल भयंकर है और इसका लॉजिस्टिक जमाने का, काम करवाने का तरीका आगे जाके बहुत काम आएगा, तो आप उसको पालते पोसते हो। तो उस इंसान को कायदे से पाला पोसा, जो भी कोई हैंडलर तब थे और आज हैं, कि उसको जब दुबई भाई सोने की तस्करी होती थी क्योंकि सोने का कायदा था, फिर उसके बाद में आया ड्रग, उसी रूट से ड्रग इस्तेमाल। अब आप जब अरेबियन सी की बात करते हो तो उसमें पाकिस्तान आता है, तो पाकिस्तान के स्मगलर और इंडिया के स्मगलर एक ही रूट शायद इस्तेमाल करते थे, और वहाँ गल्फ़ पड़ता है ऊपर। तो भाई ये सारी जो नेटवर्क थी, जब गोल्ड बंद हो गया तो उस नेटवर्क से उसी चीज़ का उपयोग होने लगा। फिर ये इंसान बेल जंप करके दुबई भाग जाता है, वहाँ अपना नेटवर्क शुरू करता है। शायद उसको तभी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जिनको समझ में आ गया था कि ये इंसान ऐसा है जिसका हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आई थिंक दे हैव यूज्ड हिम इन अ फैंटास्टिक वे। उसकी तो ताकत नहीं थी जो मुंबई से एक भगोड़ा है, एक अंडरवर्ल्ड डॉन किस्म का इंसान है, वो 4-5 देशों में अपना नेटवर्क फैलाए, तस्करी करे, माल ले उतारे, अपनी शिपिंग कंपनी चलाए। मुझे और पढ़ा लिखा उतना नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने उसकी उपयोगिता समझी, उन्होंने उसको बिल्कुल पाल पोस के पूरे एरिया में वो अपना जाल फैलाए, उतना बड़ा होने दिया। कुछ नाम और कुछ नेटवर्क था जिसको बनाया गया और जिसको इतना बड़ा बना दिया गया, उसको इस्टेब्लिश कर दिया। मतलब वो ये है कि जब हम लोग रिव्यू कर रहे थे तब भी मैंने सौरभ को ये समझाया था कि आईएसआई का मेजर या कर्नल लेवल का आदमी जो है वो दाऊद इब्राहिम को हैंडल करता है। दाऊद इब्राहिम उतनी बड़ी आइडेंटिटी या एंटिटी नहीं है कि वो आईएसआई के इंडिया के ऑपरेशंस जो हैं वो लीड करे, जिस तरीके से इस मूवी में दिखाया गया। मेरे को ये जो मेरी समझदारी ये बनती है। मतलब ये सवाल कि दाऊद को आईएसआई चलाती थी, दाऊद आईएसआई को चलाता? शुरू में आईएसआई चलाती थी, फिर इंसान को समझ में आ गया और आईएसआई के बाप लोगों को जब उनके साथ मिलके वो काम करने लगे। भाई पाकिस्तान में अब तक हम जो देखे हैं, समझे हैं, तो CIA और MI6 और आप दुनिया की कोई भी KGB बोलो, मोसाद बोलो, कोई भी एजेंसी बोलो, तो हम हमेशा से देखते आए हैं कि पाकिस्तान में आईएसआई। मैं बता रही थी पांडे जी को कि भाई आईएसआई को बनाया किसने?
CIA ने बाद में जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो लॉर्ड माउंटबेटन। भाई 6 महीने वहाँ रह गए, ऐसा बना के गए थे। और दाऊद के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? लंदन। तो बहुत सिंपल है। अच्छा, हमें कब पता चला कि वेस्टर्न लॉबी से उनका पत्ता कट गया है आज की तारीख में? ऐसा हमें कब पता चला? तो मैं जब एंटीगुआ से लंदन होकर वापस आ रही थी, तब मैं इमरान खान की तीसरी पत्नी का इंटरव्यू मुझे करना था, तो मैं रुकी हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि जाबिर मोतीवाला को अरेस्ट करने वाले हैं या कर दिया है। वो जाबिर मोतीवाला जिसने वलीमे में अंदर ले जाने वाले मुझे जो थे, वो जाबिर मोतीवाला थे। मुझे लगता है कि मैम से एक लंबी बात क्या है कि जितने सवाल हम लोग बैठ के पूछे कम है ना, सुबह शाम हो सकती है, पर थोड़ा बैठ के इत्मीनान से मैम से बात मोतीवाला के बारे में एक और, तो ये मैम सही है कि जाबिर मोतीवाला जो वहाँ पे इनके ऑपरेशन, खासतौर पे इवेंट्स जो होते थे बॉलीवुड के, इसे जोड़े 2 सवाल हैं मेरे। इवेंट्स जो होते थे बॉलीवुड के विदेशों में, वो एक तरीके से जाबिर मोतीवाला जो है वो मैनेज करता था। और उसको बाकायदा, जो हमारे पास में एक स्टोरी का एक नैरेटिव ये भी आता है कि रॉ ने पूरी तरीके से उस समय CIA के साथ में मिलकर उसको ट्रैप करने की कोशिश की थी। जाबिर मोतीवाला के खिलाफ जो है मनी लॉन्ड्रिंग के बाकायदा प्रूफ बनाए गए थे, वो एविडेंस क्रिएट किए गए थे वहाँ की जाँच एजेंसियों के। दूसरी बात ये मैम कि जिस तरीके से हम 90s और 2010 तक का जो सिनेमा देखते हैं, उसमें जिस तरीके से दाऊद को या मुंबई माफिया को जिस तरीके से दिखाया जाता था और इस फिल्म में जो दिखाया जा रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और उस समय ऐसा होता था कि आप मुंबई माफिया को बैड लाइट में नहीं दिखा सकते। मतलब ऐसा मैंने, मतलब चाहे वो दया नायक के ऊपर जो बनी थी, ये दयावान जो बनी थी, और उसके बाद में ये तमाम फिल्में जो सुल्तान मिर्जा और ये वो, उसमें एक हीरोइक उसको बैड। इन्होंने जो कमेंट किया था उस रिव्यू में कि दाऊद का कंट्रोल अब मुंबई बॉलीवुड सिनेमा पे अब नहीं रहा, इस सिनेमा से ऐसा लगता है। लूज हुआ है। मतलब मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है कि वहाँ पे अच्छी वैक्यूम बात खड़ा है, हुआ नहीं है। रहा अगर तो। मेरा मानना तो है कि अभी भी पैसे तो आते हैं। आपको मैंने ये सवाल का जवाब पहले ही दे दिया। मैंने आपको कहा ये फिल्म अलग है, बिल्कुल अलग है, इतनी अलग है। तो जब आपको सिस्टम का साथ मिलता है तो आप कुछ हिम्मत कर लेते हो, आप उस नैरेटिव पे आ सकते हो। जब आपको सिस्टम का साथ नहीं है, आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बन के ऐसी फिल्में बनाते हो, जो आपने बोला कि एक डॉन बनी, एक फलानी बनी, एक डिमकी बनी, एक डी, ऐसा ही कुछ फिल्म आई थी। तो आपने प्रयत्न किए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको लगा कि भाई वो स्वरूप आपको देखने नहीं मिला जो इस फिल्म में देखने मिला। तो फ़र्क इतना है कि जब सिस्टम साथ नहीं होती है तो क्या हो सकता है, और जब सिस्टम साथ में होती है, ठोक बजा के बोलती है, तो क्या हो सकता है। तो दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर ऑल टुगेदर। जाबिर मोतीवाला की जो आपने बात बोली, तो उसमें सिर्फ एक चीज़ कहूँ, जब जिसको आप डी कंपनी बोलते हो, डी कॉर्पोरेशन, आपको पता है फॉर्च्यून 500 में 11 या 12 में टॉप 10 वर्ल्ड्स क्रिमिनल में दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की रैंकिंग आई थी। 2015 में मैं जब रिसर्च कर रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया की एक मैगज़ीन ने दाऊद इब्राहिम की 16 बिलियन की हैसियत बताई थी, $16 बिलियन की हैसियत बताई थी। मैं आपके सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, आप रॉ को क्रेडिट दीजिए, आप CIA को मिलके क्रेडिट दीजिए, आप मोसाद को क्रेडिट दीजिए, किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया जो खुफिया तरीके से चलती है, उनके बहुत सारे आयाम होते हैं, दे मल्टी डायमेंशनल। तो हमें कितना काम में आ रहा है, और अगर अच्छे के लिए काम में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पर जब आप किसी को फॉर्च्यून 500 में डालते हो, उसका मतलब है कि बाय देन ही हैड बिकम अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कॉग इन द इंटरनेशनल क्रिमिनल जो साम्राज्य है, उसमें आप अगर इतना इम्पोर्टेंट पुर्जा नहीं होते तो आपका नंबर वहाँ नहीं आता, ऐसी मेरी समझ है कि आप वहाँ आते हो। आपने एक बात करी, और मैं जब भी सुनती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देशभक्ति की बात हर इंडियन, हर भारतीय करेगा, और मेरी एजेंसी अच्छा करेगी तो मुझे अच्छा ही लगेगा। पर जब हम विदेशी एजेंसियों की बात करते हैं कि उसने हमको ऐसे मदद की, उसने हमको ऐसे इनपुट दिया,
मेरा आजकल का जो भी आप देख रहे हो, एप्स्टीन फाइल देखी है आपने, बाकी जो दुनिया में ईरान का वॉर चल रहा है, जब मोसाद की बात सुनते हो, जब बाकी की बात सुनते हो, तो मुझे लगता है कि फॉरेन एजेंसी जो है वो दोधारी तलवार है। उनका अगर हमारे साथ हमारे देश में कोई मकसद है तो वो मदद है, तो वो इनपुट है। और हमारे देश में अगर उनका उपयोग नहीं है, उनका मकसद नहीं है, तो हो सकता है कि वो हमारे खिलाफ भी जाएं। और मैं बहुत बार बोलती हूँ, अगर दाऊद इब्राहिम आज की तारीख में, मुझे किसी ने बताया जो जानकार है, इंटरनेशनल सूत्र कुछ बताते हैं कि उन्होंने धुरी बदल दी। पहले CIA वाली धुरी पे थे, वेस्टर्न धुरी पे थे, अब वो ज़्यादातर चाइनीज़ और ईरानियन और रशियन धुरी पे हैं, ऐसा मैंने सुना है। मेरे पास कंफर्म करने का कोई कारण नहीं है, पर जब ऐसी धुरी पे होता है तो मैं कहती हूँ ये बहुत मुमकिन है कि पूरी वेस्टर्न जितनी एजेंसियां आपने अभी जिक्र किया, प्लस हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारे हाथ में पहले आए ना आए, और अगर किसी के हाथ में आया तो क्रेडिट हमें ज़रूर मिलेगी और वो शख्स हमारे तक वापस ज़रूर आएगा, इफ़ दैट हैपन्स। लास्ट मेरा एक सवाल है कि इतना रॉ एजेंसीज की बात हो रही है, आप कभी किसी धुरंधर से मिली, किसी एजेंट से? हाँ, सामने से बात की? हाँ। कैसा एक्सपीरियंस था? जिस धुरंधर की बात कर रहे हैं इस सिनेमा में, भाई उस धुरंधर से तो मेरा बहुत बार साक्षात्कार हुआ है। अजीत डोभाल, उनसे आपकी कई बार बातचीत? उनसे कोई बड़ा धुरंधर हो सकता है क्या? सो मेरा बहुत अच्छे से साक्षात्कार उनका हुआ है कई बार। अजीत डोभाल से आपने इंटरव्यू भी किया है या फिर ऑफ कैमरा बातचीत? ऐसा इंसान कभी कैमरे पे नहीं आते भाई साहब। वो अपने देश की एक बहुत कीमती एसेट है। मतलब वो जो इंटेलिजेंस में होता है कैमरे पे नहीं आता, कभी भी नहीं आता। पर हमने बहुत ऐसे ओकेशन आए हैं कि हमने बातचीत की है। बट जैसे उनका छोटा मोटा कभी कभार वीडियो क्लिप आता है कि अभी आता है कि पाकिस्तान में रहे, वो ये सिर्फ बहुत बहुत छोटा हिस्सा है उनकी जिंदगी। वो ऑफिशियल मिट के NSA बने हैं तब से, तो स्वाभाविक है कि उनकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ क्लिप उनकी दिखाई देगी, क्योंकि उनके शब्द के बहुत मायने हैं। अगर वो कुछ कहते हैं तो क्या संदेश देते हैं, वो सुनने के लिए दुनिया में बहुत सारे कान खड़े हैं कि इनके मुंह से क्या निकल रहा है, वो क्या संदेश है। सो उसमें तो कोई दो राय नहीं। अभी देखोगे, क्योंकि अभी उनका जो वर्क प्रोफाइल है वो बिल्कुल बदल गया है। मेरा जब साक्षात्कार हुआ था तब वो पहले थे एजेंसी में और फिर वो रिटायर हुए थे, तो मिले थे हम। उससे बड़ा कोई धुरंधर हो सकता है? आप बताओ मुझे। तो आप जो मिली, तो आपकी अजीत डोभाल से क्या बातचीत हुई? उस बातचीत को हम आगे इत्मीनान से बैठ के तफसील से जानेंगे। क्या दाऊद इब्राहिम अब भी पाकिस्तान में है या नहीं? अगर पाकिस्तान में नहीं हो तो दुनिया के किस कोने में है? दाऊद इब्राहिम अभी क्या कर रहा है, उसका कारोबार कितना बढ़ चुका है, और यहाँ जो ईरान और गल्फ़ में जो कुछ चल रहा है उसका भारत पे कितना ख़तरनाक असर पड़ने वाला है, और ये गेम है क्या? ये अब हम बातचीत में आराम से, ये हमारे टेबल टॉक शो का सिर्फ एक वार्म अप था कि जिसमें हमने मोटा मोटी आपको जो है वार्म अप किया है। मैम का एक परिचय मैं भूल गया था कि दुनिया के 16 मोस्ट वांटेड से ये मिल चुकी हैं पूरी दुनिया के। थोड़ा सा इस दुनिया को और अच्छे से जानते हैं मैम, चले? ठीक है। उनके दिमाग में मेरे को टुंग टुंग हुआ आवाज़ है, इसलिए चल जाएगा काम, चले? चलो चलो।